तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द यूनिट नंबर 2। डेटा ऑप्टिमाइजेशन का यूनिट नंबर 2 हम पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस को देखेंगे कि इसमें क्या किस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ आपको लगता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप जो भी देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं बताता हूँ, यूनिट नंबर 1 के बीच में आपने पढ़ा था सबसे पहले कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। मैं लिंकअप कर देता हूँ और लिंकअप करने के बाद आप लोगों को कंपेरेटिवली ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा कि यूनिट 1 से जब यूनिट 2 की तरफ हमने मूवमेंट स्टार्ट किया तो हम क्या सीख चुके थे और यूनिट नंबर 2 के अपने खुद के क्या पर्सपेक्टिव थे, वो हमें क्या सिखाना चाहती थी। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपने कोई भी एल्गोरिथम लगाई हुई है, कोई भी एल्गोरिथम, किसी भी तरीके के एल्गोरिथम लगाई हो, कोई भी मशीन लर्निंग टेक्निक लगाई है, नॉन मशीन लर्निंग टेक्निक लगाई है, आपने कोई ना कोई प्रोसेस तो स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस का अपना खुद का एक आउटकम होगा। हम ये कैसे मान लें कि हमने जो भी प्रोसेस स्टार्ट किया है उस प्रोसेस का अपना जो आउटकम है वो आउटकम बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते थे, या उस आउटकम को अचीव करने में हमने बाकी के रिसोर्सेज का कोई मिसयूज़ नहीं किया। जैसे आजकल सबसे बड़ा फैक्टर चलता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर आप काम कीजिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी के ऊपर काम कीजिए। एनवायरनमेंट के ऊपर आपने सपोज ये इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री का काम है बहुत सारा प्रोडक्शन करना। अब इंडस्ट्री तो खूब अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, खूब बढ़िया बनाई जा रही है, सारी चीज़ें अच्छे से कर रही है, पर क्या इंडस्ट्री अपने उस फीचर को, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करने में बाकी फीचर्स का सही यूज़ कर रही है? इंडस्ट्री काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट वालों ने कह दिया कि नहीं, आप गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी बना रहे हो, वर्ल्ड की बेस्ट कार बना रहे हो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को पूरा ख़राब कर, अपने पूरे शहर बिगाड़ दिया। इसी तरीके से आगरा की बात की जाए, आगरा में इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ अपना आउटकम तो अच्छा दे रही थी, लेकिन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था कि ताजमहल काला हो रहा था, तो वहाँ पर लोगों को रोक दिया गया। सो अल्टीमेटली यूनिट नंबर 1 ये समझाती है कि आपका कोई भी प्रोसेस क्यों नहीं चल रहा हो, उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस में जो बाकी के कॉन्स्टेंट्स है, उन कॉन्स्टेंट्स का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी अचीव हो जाए और उनका यूटिलाइजेशन फंक्शन भी मिनिमम हो। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए उन्होंने ये बताया कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सभी के लिए बताओ ना, ध्यान से सुनिएगा। आप ये सब कुछ कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, लेकिन आपको अपने प्रोसेस का क्या करना पड़ेगा? एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। अब मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए उन्होंने कई तरीके बता दिए। लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दीजिए, एसडीपी के थ्रू बना दीजिए, कोनिक प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दीजिए। तो यूनिट 1 यही बताने की कोशिश कर रही है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन आपको मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए आपको कुछ सर्टेन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उनको प्रोग्रामिंग इक्वेशंस कहते हैं। वो आपकी बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, तो हमने आपको सबसे पहला मेथड दे दिया कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन ये वाला प्रोसेस होता है जिसमें आप मिनिमाइज कर देते हो अपने बाकी के रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स होते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स। ये यूनिट नंबर 1 ने कह दिया। अब यूनिट नंबर 1 ने ये आपको आइडिया दिमाग में डाल दिया कि आपके पास में कोई कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी मेथडोलॉजी बता दी। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल वैसे था जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमाज, इन सब के बारे में पूरी तरीके से बातें बताई। फर्दर जब आपने यूनिट नंबर 1 के बाद में यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन किया, तब यूनिट नंबर 2 ने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है नॉन स्मूथ। तो उन्होंने कहा कि स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उन्होंने कहा फिंगर्स पे नोट कर लीजिए जो हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं सिलेबस में। कहा कि ग्रेडियंट डिसेंट पे बात कर लीजिए। किस पे बात कर लीजिए? एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट पे बात कर लीजिए। फिर किस पे बात कर लीजिए? प्रोजेक्शन फ्री पे बात कर लीजिए, है ना। तो ये और कोऑर्डिनेट डिसेंट पे बात कर दीजिए। गिने चुने 4 मेथड उन्होंने आपको यहाँ पर बता दिए कि इनकी वजह से आप स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रोसेस बता दिया। तो यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, इसके मेथड्स के ऊपर है, इसके प्रोसेसेस के ऊपर है। ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब आते हैं यहाँ पर जो हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ में। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैं कितनी बार भी आपको बता दूँ, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड टू यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि री इग्निशन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो मैं री इग्निशन के लिए आपके लिए एक बार से फिर से रीड आउट कर लेता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ,
कि जब स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है तो व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. So gradient descent is known as one of the most commonly used optimization algorithm to train machine learning model by means of a minimization of errors between actual and expected result. Further, gradient descent is also used as a trained neural network. In mathematical terminology, optimization algorithm refers to the task of minimizing and maximizing an objective function. Similarly, in machine learning optimization, the task of minimizing the cost function parameterized by the model's parameter. The main objective of the gradient descent is to minimize the convex function using the iteration parameter updates. Once these machine learning models are optimized, these models can be used as a powerful tool for the AI. अब देखिए कितना सिंपल हो गया. ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के बारे में उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर, अगर आप इनको पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि इस मेथड के अंदर हम क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो टारगेट क्या है, वही फंक्शन को, एरर को मिनिमाइज करने का टारगेट है यहाँ पे, इटरेटिव प्रोसेस है. तो इसमें इन्होंने क्या किया, अब ये भी कोई पूछ सकता है कि इस नाम से पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए. ऑगस्टिन लुइस ने ये किया था, ठीक है. तो इन्होंने कहा ग्रेडियंट डिसेंट मेथड इज डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग टू ट्रेन द मशीन लर्निंग इन डीप लर्निंग मॉडल. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन. लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है. ये इसके प्रोसेसेस हो गए कि किस तरीके से किया जाता है. लोकल मिनिमम्स, लोकल मैक्सिमम आप फाइंड आउट करते हैं. ये इसका देखिए इफेक्टिव डायग्राम्स हो गया कि किस तरीके से ये लिया जाता है. तो ग्रेडियंट डिसेंट, डिसेंटली आप ग्रेडियंट को रिड्यूस करते चले जाते हैं. यानी कि अगर आप ध्यान से समझिएगा, मिनिमा पाने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज जो है, जिस जिस गति से बदल रहा है, वो रेट ऑफ चेंज को आप किसी भी तरीके से आप मिनिमाइज कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने परिवर्तन को कम कर दिया. और जहाँ पर परिवर्तन कम हो गया वहाँ पर सिचुएशन आ जाएगा, और जहाँ पर सिचुएशन आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सिचुएशन आएगा वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम मिल जाएगा. यही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करते हैं. इसीलिए इस मेथड को ग्रेडियंट डिसेंट मेथड कहा जाता है. तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना, इसकी कहीं से भी कोई लाइन उठा के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए. इट्स मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. बड़ी आराम से सीधी है, साधारण है. द एंटायर प्रोसीजर, देखिए मैं आपके लिए ये वाला लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ आपके लिए. द एंटायर प्रोसीजर इज नोन एज अ ग्रेडियंट डिसेंट मेथड विच इज नोन एज अ स्टीपेस्ट डिसेंट. द मेन, ये ठीक कर लीजिएगा, ग्रेडियंट डिसेंट है, एसेंट गलती से हो गया है, which is also known as steepest descent. The main objective of using gradient descent algorithm is to minimize the cost function using iteration. Number of times आप एक मिनिमा लाते हैं, फिर दूसरा मिनिमा लाते हैं, फिर तीसरा मिनिमा लाते हैं. इटरेशंस मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रोसेस को रिपीट करते हैं, जिससे आपको ये मिल जाए. कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, यहाँ डिफाइन किया गया. आप कोई भी लाइन पढ़ के देखेंगे, बट यू हैव टू रीड इट आउट. आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जहाँ पर आप ये एक मिनिमा निकाल लिया, फिर फर्दर जंपिंग एंड गेटिंग फाइनली. तो इस तरीके से आप मिनिमास को फाइंड आउट करते हैं. जहाँ पर आपको एक्चुअल मिनिमा मिल जाता है, आप वहाँ पर स्टॉप करते हैं. तो ये इटरेशंस हैं, 1 2 3 4 5, जितनी बार भी ये मूव कर रहा है, ये आपने इटरेशंस यूज़ किए. तो ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट है. ये सब देखिए, ये सब प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पर बता रहा है. तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. कितने टाइप के ग्रेडियंट्स मेथड्स होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये आप जब थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आपको बड़ा पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, तो आप इसको मदद कर सकता है आपका ये, कि कौन कौन से प्रोसेस आपके यहाँ पर हो सकते हैं. सो नाउ इट इज़ टू यू कि आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और समझने के बाद में अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आस्क मी दोज लाइन्स. आप मुझसे पूछिए कि सर हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो अगर आपको लगता है कि कोई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं. सिमिलरली, अब जब कल यूनिट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे, तो आज आप ना कोशिश कीजिएगा यूनिट नंबर 3 की इनको एक बार पढ़ लें. अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो कल में अगर जो क्लास में हम जो डिस्कशंस करेंगे, यू विल बी बेटर एबल टू डू द जस्टिस विद दिस. आप जस्टिस कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप आंसर दे पाएंगे, है ना. दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट. ऐसे ही इसमें बहुत सारे जो टाइप्स दिए उनके बारे में स्मॉल पैराग्राफ दिया है, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन कहीं डाइवर्ट होता है, सो यू वुड बी एबल टू राइट ऑन द थिंग्स, आप उनकी चीज़ें लिख पाएँ. ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई. लोकल मिनिमा क्या होता है, सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ गुड ब्लॉक डायग्राम्स. डायग्राम्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, दिस हेल्प्स यू, है ना. वैनिशिंग क्या होता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर है. सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर व्हाट इज द नेस्टेरोव मेथड. अब नेक्स्ट जो हमने देखा था, वो उसमें क्या था, नेस्टेरोव मेथड के बारे में बात करते हैं. ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर आपने ये पढ़ा था, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट मेथड.
जिसको कि आपने नाम डाला था नेस्टर ऑफ मेथड, वो यहाँ पर आ गया है ना। अब नेस्टर ऑफ मेथड के बारे में पढ़िए। अब ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम that follows the negative gradient of an objective function in order to locate the minimum of the function. A limitation हो गई gradient descent function की that can stuck into the flat areas of the bounds around. If the objective function return noisy gradient, momentum is an approach that accelerates the progress of the search to skim across the flat area. In some of the acceleration of the momentum, तो आपको याद होगा एक डायग्राम इसमें हमने दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि जो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला, तो हम जो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हमारा टारगेट क्या है कि एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट, मतलब अब जो हम ग्रेडियंट इसको रिड्यूस कर रहे थे, जो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे थे, रिड्यूस कर करके मिनिमास लेके आ रहे थे, उनको हम एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्सेलरेट का मतलब कि तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ मिनिमास को हम स्किप कर दें। जैसे वही एग्जांपल है, मैं शायद आपको याद भी हो, मैंने एग्जांपल लिया भी था इसका, कि यदि हमें सपोज करो भूख लग रही है एंड समबडी ऑफर्ड अस ग्रेप्स, किसी ने हमें ग्रेप्स ऑफर किए। अब किसी ने हमें ग्रेप्स ऑफर किए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनता है कि ग्रेप्स खाने हैं, पेट भरना है। तो हमने एक ग्रेप्स उठाया, खा लिया, अब पता चला कुछ लगा ही नहीं। तो अब आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेट किया। किसको एक्सेलरेट किया? अपनी भूख के कम होने के प्रोसेस को। कैसे एक्सेलरेट किया कि आपने 2 ग्रेप्स उठाए, अब 2 खा लिए। आपने कहा 2 खा के भी कुछ नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेट कर लिया, 5 उठा लिए, 6 उठा लिए, ज़्यादा से मुट्ठी में लेके खाना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ व्हाट you are doing acceleration, but actually you are accelerating the things and descending the reach towards the objective function, और objective function की तरफ कर रहे हैं। तो जब आप ग्रेडियंट को एक्सेलरेट कर देते हो, रिड्यूस करना, तो वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आ जाता है, नेस्टर ऑफ मेथड आ जाता है। ठीक है ये बात जी सर, क्या है ना? तो सर क्या हाँ, ये ऐसे देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का एपीरियंस टिपिकल है, एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योरी इतनी टिपिकल नहीं है। द पार्ट इज व्हाट you have to read the lines or you have to listen the lines. read भी करना पड़ेगा, listen भी करना पड़ेगा। the reason behind, because the terminology and the processes are new to you. टर्मिनोलॉजी और प्रोसेसेस हैं जो आप स्टोरीज सुन रहे हैं, वो स्टोरीज पहली बार आपके साथ नई है, आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी आपके साथ नई हो रही है आपके। जी सर, वो बीच में जो आपने एग्जांपल दिया कि वो ग्रेप्स एक खाता है, देन वो अपना एक्सेलरेटेड डिसेंट मतलब ग्रेडियंट यूज करता है, जो भी एल्गोरिथम भूख घटाने बढ़ाने के लिए, वो मिस हो गया सर अभी बीच में विद सम इंटरप्शन। अच्छा, कुल मिला के आपने अंगूर मिस कर दिए। यस सर। चलिए, कमिंग बैक ऑन ठीक है, हमारे पास वर्चुअल, हाँ हाँ सर बेसिकली इसमें इटरेशन ही तो कम कर रहे हैं हम। राइट, बहुत तो बढ़िया। ये तो सर हम मिनी बैच और उसमें भी कर रहे हैं। तो ये मिनी बैच के अंदर आप बैचेस क्रिएट कर रहे हैं, बट यू आर स्किपिंग अप, आप स्किप नहीं कर रहे हैं उसमें। यहाँ पर आप स्किपिंग भी कर रहे हैं, अच्छा, इसमें स्किपिंग भी कर रहे हैं। स्किपिंग कर रहे हैं ना। एक्सेलरेशन का मतलब हो सकता है यू में जंप आउट टू मिनिमा एज वेल, आप मिनिमा को भी जंप कर सकते हैं और रिटर्निंग बैक, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका था, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि मैं भूखा हूँ और मुझे अपनी भूख को शांत करना है। ठीक है, अब भूखा हूँ, भूख को शांत करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने किसी ने ग्रेप्स ऑफर किए। ग्रेप्स ऑफर करने के बाद आपको रेट समझ में आ गया। जेंटल रेट यही कहता है कि किसी ने अगर मुझे ग्रेप्स ऑफर किए तो आई पिक वन एंड ईट, एंड आई अगेन पिक वन एंड ईट। सो दिस इज व्हाट द इटरेटिव प्रोसेस। इससे आप क्या कर रहे हो, हर बार एक एक ग्रेप्स खा रहे हो, और जो भूख लगने का ग्रेडियंट आपका है वो धीरे 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 स्टेप्स में कम हो रहा है। सिंपल प्रोसेस, ये आपका एक सिंपल ग्रेडियंट। जी, तो इसमें सर क्या हम ऐसा करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फर्स्ट टाइम तो हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, देन फॉर द एक्सीलरेशन हम उसके फर्दर डेरिवेटिव जैसे d2y ओवर dx2 समथिंग लाइक दैट कर रहे हैं। इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप नहीं ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उन डेरिवेटिव्स के लिए ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिससे उन डेरिवेटिव्स का जो वेरिएशन है, बदलाव है, परिवर्तन जो है, चेंज है y1 एंड y2, मतलब dy1 अपॉन dx
dy2 अपॉन dx, वो जो चेंज है dy1 अपॉन dy2 के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है, उस डिफरेंसेस को आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. गॉट इट? ये तो जैसे y तो सर y1 y2 नहीं है सर, वो तो x1 x2 है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आर मोर देन दैट रिएक्टिव फंक्शन y. हाँ, x1 x2 होगा ना सर. यहाँ पर नहीं, x1 x2 तो जो जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग फीचर इनपुट वैल्यूज हैं आपने जो रखी हुई हैं, पर यहाँ पर आपका जो टारगेट है, ध्यान देखिए, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं उस y के वेरिएशन को. तो यहाँ पर dy1 बाई dy2 से आप वैसे कंफ्यूज मत होइए. द रीजन इज दैट d जहाँ पर लग गया, इसका मतलब ही यही है कि वो y1 से y2 में वेरिएशन आ रहा है फॉर हैविंग द वैल्यूज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ x. वेरिएशन तो y1 और y2 के बीच में है ना. तो हुआ क्या इस प्रोसेस के बीच में जब वहाँ पे आपको भूख लग रही थी, तो ये आपका एक फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था. लेकिन जब आप एक पहली बार आपने ग्रेप्स नहीं खाया तो आपका जो भूख का ग्रेडियंट है वो सबसे ज़्यादा था. दूसरा खाया आपने, थोड़ा कम हुआ, तीसरा खाया. तो ये इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू नेचुरली आपका जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट आपका नेचुरली रिड्यूस होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना. ये नेचुरल ग्रेडियंट आपका जो रिड्यूस होता जाएगा, कंटिन्यूसली नेचुरल ग्रेडियंट रिड्यूस हो रहा है. द टारगेट इज व्हाट, कि इस नेचुरल ग्रेडियंट को व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर एक्सेलरेटिंग. अब ध्यान से समझिए, ये नेचुरल ग्रेडियंट जो रिड्यूस है, क्योंकि अगर ये ग्रेडियंट रिड्यूस नहीं होगा तो आप भूखे ही बने रहोगे. आप कितने भी ग्रेप्स खा लीजिए, यू वोंट हैव एनी इफेक्ट. आप जब भूखे ही बने रहेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दैट सिचुएशन आपका ग्रेडियंट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा. नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश करो, यू आर यूजिंग अ ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, accelerated, you are reducing this. It means now you are having a 1 grape, and then you are having a 2 grape, then you are having a 4, then you are having a 6 or 8, and randomly you are reducing this one. So this has become a gradient, accelerated gradient descent. And it might be possible कि आखिरी बाइट में आपको भूख थी केवल 4 ग्रेप्स की, ठीक है, लेकिन आपने अपने हाथ में 8 भरे हुए थे और आपने 8 मुंह में रख लिए. अब क्योंकि पेट भर चुका है तो सिचुएशन क्या होगी, ज़्यादा है, 4 निकाल देते. गॉट इट? तो यू हैव टू बी रिवर्ट बैक मेड, बट डूइंग दिस प्रोसेस यू हैव सेव्ड नंबर ऑफ इटरेशंस. ठीक है, ओके सर. हाँ. ऐसा हो सकता है कि लास्ट बाइट में जब आप पहुंच जाए तो आपको हो सकता है केवल 2 की भूख बची हो, लेकिन आपने 8 या 7 अपने मुंह में रखे हुए हैं. तो इस सिचुएशन में ऐसा हो, जैसे बच्चे कर देते हैं, छोटे बच्चे ऐसा अक्सर करके करते हैं. मतलब देखिए, सारी की सारी लर्निंग जो है ना वो नेचुरल प्रोसेसेस से ही है. बच्चे खा रहे हैं फिर इतना मुंह में भर लेते हैं कि उनसे खाया नहीं जाता. फाइनली व्हाट दे डू, दे पुट इट आउट, कि बस अब नहीं खा पाएंगे. क्यों नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड था उनका, और एक्सेलरेटेड की वजह से वो स्विच ओवर कर गया और काम कंप्लीट हो गया. डन. तो कुल मिला के स्टोरी यही है, यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए. तो इस तरीके से आपको ये मिलेंगे. सो यू इफ रीड इट वेल you would be really able to understand that all are really the nice one. ये बहुत बढ़िया हैं और आप आराम से इन सबको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. Simply coming on the next one. सर इसके नीचे के इक्वेशंस जो हैं वो ये हाँ, वाले और इसके अगले वाले. हाँ बताइए, क्या क्या कहाँ हमने पढ़ा था, ये मोमेंटम. हाँ ये सब लिख के आने पड़ेंगे सर. और ये आपने ना मुझे अब बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाले बच्चे याद दिला दिए. आगे से फर्स्ट ईयर के ही हो आप. सर तो फर्स्ट ईयर में. हाँ, दैट्स नाइस. देखिए, हाँ मैं यही आपको, देखिए कल भी मैंने आपसे कहा था कि द नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है, कई बार मैथमेटिकल मॉडलिंग को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की मदद से ही समझाना पड़ता है. तो जैसे अब सपोज कीजिए, विदाउट मोमेंटम एंड विद मोमेंटम, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको देख के घबराइए मत कि अजीब से चित्र बनेंगे. क्या बना हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड. अब ये है क्या, WT+1 एंड WT माइनस ईटा
delta WT. What is basically happening here? ये जो W का हम वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, this W is to be used as a weight function. अब देखिए होता क्या है, वेट फंक्शन t+1 का मतलब नेक्स्ट मोमेंट, t का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट, एनी प्रेजेंट मोमेंट, और t+1 का मतलब है जस्ट नेक्स्ट मोमेंट, जस्ट नेक्स्ट मोमेंट, अगला मोमेंट. तो इन दो मोमेंट के बीच में जो मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम का वेट फंक्शन बदलेगा या नहीं बदलेगा. तो नॉर्मल प्रोसेस में जहाँ पे कोई एडिशनल मोमेंटम नहीं होता है, वहाँ पे स्टडी रेट से वो बदलता है. WT+1 जो होगा नेक्स्ट वेट होगा, वो हर बार एक सर्टेन कॉफिशिएंट जो भी आपने डिसाइड किया है और जो भी चेंज ऑफ डेल्टा WT का फंक्शन है उससे वो बदल जाएगा. एग्जाम्पल में बहुत कॉमन और जनरल आप लोगों की समझ के लिए लेता हूँ, टेक्निकली बहुत सारे आंसर्स इसके यहाँ पर हैं. एग्जाम्पल वही है कि आपको भूख लग रही थी, अगली बार आपने जब नेक्स्ट ग्रेप्स लिया तो क्या आपकी भूख का, योर हंगर विल हैव सेम वेट फंक्शन? No. It depends on what? It depends upon what step size you have chosen to control it. What step size you have chosen to control it, isn't it? WT is what? WT is basically a weight function. Hello? Yes. Weight function is what? हाँ, फाइन. वेट फंक्शन जनरली होता क्या है, मैं आपको बताऊं. आप और हम जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिन किसी भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग सिग्निफिकेंटली ले लेते हैं. मतलब सिग्निफिकेंटली का मतलब उनकी सिग्निफिकेंस के फॉर्म में ले लेते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यू आर लाइकिंग इट गुड. आपने बोला आई एम लाइकिंग इट गुड, ठीक है. आपके साथ के जो लोग हैं, द सेकेंड वन इज ऑल्सो आस्किंग कि यह चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ही इज ऑल्सो सेइंग इट इज लाइकिंग गुड. अब जरा मुझे ये बता सकते हैं कि आपको जो चीज़ जितनी अच्छी लग रही है और दूसरे को जो चीज़ जितनी अच्छी लग रही है, उनके बीच में आप डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे? आप क्वेश्चन पूछेंगे कितनी अच्छी लग रही है, यही तो क्वेश्चन पूछेंगे. अब इसका आंसर किसके पास है? कितना अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है को किसी ने कहा इतना अच्छा लग रहा है कि इसके कोई भी कॉस्ट मांगे मैं दे दूंगा, ठीक है. दूसरे ने कहा इतना अच्छा नहीं लग रहा कि कोई कितनी भी कॉस्ट मांगे तो मैं दे दूंगा, आई हैव दैट बैंड. अब आपको पता चल गया, दोनों ने कहा था अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि दोनों के अच्छे लगने का वेट फंक्शन कितना है. Got it? Got it? तो ये जो वेट फंक्शन होता है, ये वेट फंक्शन बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अब हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट ये होता है, क्योंकि हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. जब हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और लाइफ के हर कंसेप्ट की कर रहे हैं, जैसे सेटिस्फैक्शन इंडेक्स. अब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स अपने आप में कहने में बड़ा आसान पॉइंट है, लेकिन जरा इसकी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके देखिए तो आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि मैं इसका मैथमेटिक्स तो लिख सकता हूँ कि आपकी सेटिस्फैक्शन इंडेक्स निकालने के लिए, पर आप मुझे बता दीजिए कि आपकी सेटिस्फैक्शन इंडेक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है. जिन जिन चीज़ों पर वो निर्भर करेगी, उन सारे पैरामीटर्स को आप इनको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके उनका सम निकालोगे और एक फॉर्मूला ड्राइव करके कहोगे कि इतना इनके वो फैक्टर्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं जिन पे वो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स वर्क कर रही है. इसका मतलब है कि इनका जो वेट फंक्शन बना वो इतना बना. सेम पैरामीटर दूसरे के लिए कैलकुलेट करोगे, उसका जितना आएगा तो उसका वेट फंक्शन मिलेगा. तो एक एग्जांपल है कि वेट फंक्शन इस तरीके से बनते हैं. पर बिना वेट फंक्शन के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस और फर्दर एप्लीकेशन का क्या एस्पेक्ट है. गॉट इट? तो इसी वेट फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हियर. वेट फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक कोफिशिएंट क्राइटेरिया है.
वेट फंक्शन, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के कितने पास पहुंच गए। जैसे फॉर एन एग्जांपल वेट फंक्शन 1 है 1.0, तो 1.0 इस वेट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, तो आप जिस स्टेट पे वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बराबर आ गई। लेकिन वेट फंक्शन अगर 0.5 है, 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, तो आपका ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ? आंसर आपको देना पड़ेगा, कितना अचीव हुआ? 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना अचीव हुआ? 50% है ना, 50% हो गया बस। तो वेट फंक्शन ये हो गया कि आप मार्केट में 10 चीज़ें खरीदने गए और 10 चीज़ें खरीदने के बाद आप केवल 5 चीज़ें खरीद के घर पर लाए, तो आपको वो differentiate बिल्कुल 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 जो मेंबरशिप फंक्शंस आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो मेंबरशिप फंक्शंस आप यूज़ करते हैं उसमें भी यही तरीका होता है। तो मैं एग्जांपल आपको बड़े सिंपल और लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, आप जल्दी समझ जाते हैं। आप मार्केट गए, आपको 10 चीज़ों की लिस्ट बना के दी गई और आप 10 चीज़ खरीदने गए और 10 चीज़ में से केवल 5 चीज़ें खरीद के घर पे लेके आए। तो घर पर आपकी मैडम का आपके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अचीवमेंट कितना रहा? आपका वेट फंक्शन कितना क्रिएट किया उन्होंने? 50% रहा था। चलो लकी हो 50 किया, वरना 10 में से 5 पे तो 20% ही बचता है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी कोई काम ढंग से नहीं करते हो। सर ये मशीन के हिसाब से बता रहे हैं, मैडम के हिसाब से नहीं बता रहे। हाँ, वरना कभी कोई काम ढंग का नहीं करके लाते हो मेरे। मैडम भी कभी तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। हाँ, तो कितना ही काम कर ले तो 0% पे भी पहुंच जाता है, ठीक है। अगर सेटिस्फेक्शन पर एक्चुअली मशीन के हिसाब से वो 50% हुआ, तो दैट इज फॉर द वेट फंक्शन। तो वेट फंक्शन के बिना हम कोई भी अचीवमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते। अचीवमेंट वेट फंक्शन मिनिमम हो सकता है 0, यानी कि कुछ भी अचीव नहीं हुआ, और मैक्सिमम हो सकता है 1.0। 1.0 का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा जो आप काम कर रहे हो उसका वेट फंक्शन उतना ही है। ऐसे इस तरीके से अब इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, उसमें वही एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट में उसमें मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि अब इस बार जो आपके वेट फंक्शन है अपडेट होंगे, वो हर बार ऐड होंगे इस तरीके से, इस फंक्शन के हिसाब से। यानी कि अपडेटेड को भी एक कॉफिशिएंट से बढ़ाएंगे। तो इसने क्या किया, इस नई वैल्यू, ये सब गामा ईटा, ये सब डिपेंडिंग कॉफिशिएंट्स हैं, जो कॉफिशिएंट डिसाइड करते हैं कि किस किस के अकॉर्डिंग ये बदलेगा, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी के अकॉर्डिंग बदलती है। तो इनका कहीं ना कहीं कॉफिशिएंट्स हैं, जो कॉफिशिएंट्स ये बताते हैं कि इस पर डिपेंड होकर फंक्शन नया हो गया। तो अब ये अपडेट हुआ, यानी कि जो कांस्टेंट है उनकी बेस पे डिपेंड करे, कुछ ना कुछ किसी के साथ कंडीशनल कांस्टेंट होते हैं ना, तो उन कांस्टेंट के हिसाब से अब जो नेक्स्ट बनेगा उसमें अपडेटेड जो होगा t-1 का, वो प्लस ये, इसमें क्या होता है, हर बार जो पुराना था उसके हिसाब से चला था, लेकिन जो अपडेटेड हुआ t-1 पे, उस अपडेटेड से फिर न्यू अपडेटेड क्रिएट होगा, तब जाके आपका नेक्स्ट वेट फंक्शन WT+1 यहाँ से बनेगा। तो ये प्रोसेस में चेंज हो गया, इससे एक्सेलरेशन मिल गया प्रोसेस को, ठीक है। इस तरीके से ये है। तो मेरे हिसाब से ये है कि लग आपको अजीब रहा है, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो चीज़, जैसे अच्छी बात है, मुझे थैंक यू वेरी मच कि आपने पूछा कि ये इक्वेशंस कितनी खतरनाक है। तो इक्वेशन इतनी खतरनाक नहीं है। आपको डाउट हो, आप कहते रहो, आप उसको फोटो खींचो, गोला बनाओ, मार्क बनाओ, मुझे पूछ लो, या कॉल करके पूछ लो जो पढ़ रहा है उस वक्त पे, या कॉमन प्रॉब्लम है तो अगले दिन जब हम सेशन लेने आ रहे हैं, अभी तो 3 से 4 दिन हम साथ में हैं, जब सेशन लेने आ रहे हैं उस सेशन पे कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें कवर कर दें उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आप यूनिट नंबर 2 को आगे भी पढ़ेंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसी तरह। हाँ सर, इसमें ये बीटी भी है, मतलब बीटी क्या है? बीटी नेक्स्ट स्टेट को बोलते हैं। वेट फंक्शन हो गया, अब वेट फंक्शन भी अपडेट होंगे और वेट फंक्शन के साथ में स्टेट भी अपडेट होगी, है ना। स्टेट भी तो अपडेट होगी, जो एक्चुअल स्टेटस है। तो वेट फंक्शन तो ये डिसाइड कर रहा है कि स्टेट पर कौन सा फैक्टर करेगा, और यहाँ पर स्टेट अपडेट हो रही है। दैट इज आपका काम इससे चल, ठीक है। तो आपका काम इससे चल जाएगा,
ऐसे इन्होंने एग्जांपल लेके बता दिया है कि अपडेट 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 2 3 4 ऐसे इस तरीके देख लीजिए, आसान सा तो है। 0 1 जैसे 2 आ जाएगा, 2 में किस देखिए 0 पे कुछ नहीं हुआ, जैसे अपडेट 1 आया तो यहाँ पे अपडेट 1 भी आएगा और WT अपडेट 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से उठाई। तो इस तरीके से हर बार नंबर देखिए बढ़ता चला जाएगा। अब जहाँ पर अपडेट 3 निकाला उसमें अपडेट 2 भी आएगा, अपडेट 2 की वैल्यू कहाँ पर है, अपडेट 2 की वैल्यू यहाँ है, ये पुरानी, इस अपडेट 2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, अपडेट 2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करी, अपडेट 1 पे डिपेंड करी। तो ये सब कंपोजिट बन के यहाँ पर आपके आते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ कुछ लिमिटेशंस आ गई। जो एप्लीकेशन लास्ट में था आपका एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ का इनको यूज़ किया जाता है, सारे यहाँ पर आपको बड़ा आसान सा है। और ये पक्का है कि आपने एक बार पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स कंप्लीशन आपका क्या होता है। तो स्पार्स मैट्रिक्स वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से मैट्रिक कंप्लीशन किया जाता है। जैसे मैं आपके लिए पढ़ के तो मैट्रिक कंप्लीशन इज अ टास्क ऑफ फिलिंग इन द मिसिंग एंट्रीज of a partially observed matrix, which is equivalent to performing data imputations in statics. Wide range of the data set of naturally organized matrix found one example in the moving rating matrix. तो ये है मैट्रिक्स का मतलब ये -1 -1 1 1 1 ये कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ मोमेंट्स पर आपको डेटा कलेक्ट हुआ, रिमेनिंग डेटा को आपको फिलिंग करनी है। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स कंप्लीशन वाला प्रोसेस कहा जाता है। व्हाट इज मैट्रिक कंप्लीशन, तो आप ये एग्जांपल डायग्राम बना के आ जाइए, बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे इस पे अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो, ठीक है। और बताइए कोई और डाउट। डिस्कशन पढ़ाई तो पूरे दिन करते रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट टाइम एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज लाइन्स। आपको इन लाइन्स के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, so no other option we have. So you go through these lines, find out difficulty, and whatever the difficulty you are finding up, if it is a difficulty in a line, in a paragraph, share it with me, मैं आपको उसका solution provide कर दूंगा। लॉन्ग solution होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। So fine, I'm closing the recording now.